अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त वहीद फिर एकदम आपकी खिदमत में एक खौफनाक और अनकही कहानी लेकर हाजिर है। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंच सके। वक्त को बचाते हैं और कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम रज़िया है। ये कहानी मेरी नहीं, मेरी दोस्त नरगिस की है। हम 3 सहेलियां थी, रज़िया, नरगिस और सायरा। हम सब में नरगिस बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोगों ने 9th का एग्ज़ाम पास कर लिया था और अब हम लोग 10वीं में थे। 10वीं की तैयारी चल रही थी कि नरगिस ने कहा कि मैं अब शादी करने का इरादा रखती हूँ। उसके चाचाजाद के साथ उसकी मंगनी बचपन में ही तय हो चुकी थी। उनका भी ख्याल था कि नरगिस को ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, घर का काम ही तो संभालना है। फिर नरगिस का भी यही इरादा था कि ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करूँगी, आखिर में तो रोटी ही तो पकानी ही घर जाके। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई का इरादा तर्क कर दिया था। बहरहाल शोएब दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसने 10वीं के बाद खेती बाड़ी अपने माँ बाप के साथ शुरू कर दी थी। उसके बाप की ज़मीनें थी और वो उसी पर ही खेती बाड़ी करते थे। बहरहाल उनका बसर ठीक ठाक चल रहा था। आज वो बहुत खुश थी जब वो शोएब से हमारे साथ गई थी खेतों में मिलने के लिए। शोएब और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। अब उन लोगों ने शादी का इरादा कर लिया था। वो उसे बार बार बोल रही थी कि मैं इस कलर का सूट पहनूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह की बातें वो कर रही थी और हम सहेलियाँ पीछे खड़ी हंस रही थी। ये बहुत प्यारा वक्त था हमारी ज़िंदगी का। मैं बहुत खुश थी कि मेरी करीबी दोस्त उस बंदे से शादी कर रही है जिसको वो बहुत ही चाहती है। बहरहाल वक्त गुजर रहा था। शोएब के वालिद और नरगिस के वालिद दोनों आपस में भाई थे। शोएब के वालिद बड़े भाई थे और नरगिस के वालिद छोटे भाई थे। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी करीब आ गया जब उन लोगों की मेहंदी थी। हम सब सहेलियां तैयार होके नरगिस के घर पहुँचे। नरगिस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में मेहंदी बहुत ही सज रही थी। सब लोग, सब औरतें उसके पास बैठी थीं और हम लोग दूल्हे का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर रस्म में दूल्हे को साथ बिठा के मेहंदी की रस्म की जाती थी। बहरहाल वो वक्त भी आ गया। शोएब आया और शोएब को हमने नरगिस के साथ बिठा दिया। मेहंदी की रस्म जैसे ही शुरू हुई वैसे ही पता नहीं नरगिस को क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो कांपने लगी और उसके बाद चिल्लाने लगी। वो इतना खौफनाक चिल्ला रही थी कि हम सब डर गए। उसने शोएब को धक्का देके साइड में फेंक दिया और वो कह रही थी कि मैं इससे अब शादी नहीं करना चाहती, तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। जब मैं उसके पास समझाने के लिए गई, जैसे ही मैंने नरगिस का हाथ पकड़ा उसने मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया जिससे मैं काफ़ी दूर जाके गिर गई। पता नहीं ऐसी भला की ताकत उसमें कहाँ से आ गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। सब लोग हैरान परेशान थे। मेहंदी का घर भरा हुआ था लेकिन समझ नहीं आ रही थी। जो उसके पास जाता, हत्ता कि उसके वालिद भी उसके पास गए तो उन्होंने उसको धक्का देके दूर फेंक दिया। सब लोग हैरान परेशान थे। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब करीब आए और उस पर कुछ दम करने लगे तो उसने मौलवी साहब को भी उठ के ज़ोरदार धक्का दिया और कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। सब लोग परेशान हो गए। मौलवी साहब ने कहा आपकी बेटी जहनी मरीज़ लगती है, इसका इलाज करवाएं पहले। और शोएब के वालिद को कहा कि कहाँ आप अपने बेटे को फंसा रहे हैं इस पागल लड़की के साथ, इसका तो दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। गांव में क्या दूसरी लड़की नहीं दिखी आपको? ये बोलते हुए बकबक करते हुए वो उस घर से बाहर चले गए। सब लोग बहुत परेशान थे। शोएब के वालिद ने कहा कोई बात नहीं, शायद बच्ची या तो डर गई है या कुछ उसको हो गया है। नरगिस के वालिद बहुत ही शर्मिंदा खड़े थे। वो अपने भाई से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वो कह रहे थे कल तक तो ये खुद जिद कर रही थी, रात भी इससे बात हुई थी, पता नहीं आज इससे क्या हो गया है, समझ नहीं आ रही क्यों इसे इस तरह दौरा पड़ गया है। बहरहाल
बड़े भाई साहब जो थे वो काफ़ी समझदार थे। उन्होंने कहा, नरगिस मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन से ही हम इसका इलाज करवाएंगे। मेहंदी की रस्म को ख़त्म किया गया। शुएब बड़ा परेशान था। उसके वालिद ने शुएब को चलने का इशारा किया और इस तरह से वो रस्म उस दिन रुक गई। अगले दिन मैं नरगिस से मिलने गई तो नरगिस सुबह नाश्ता कर रही थी। वो चाय पराठा खा रही थी और जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, मैं नरगिस के पास जाके बैठी। मैंने कहा, अकेले अकेले? नरगिस ने कहा, क्यों कमबख्त, मैंने कब कहा कि नाश्ता नहीं कर, आ जा मेरे साथ बैठ जाओ, नाश्ता कर। नरगिस की अम्मी ने 2 पराठे और बना दिए। मैं उसके साथ बैठ के पराठे खा रही थी और मैंने पूछा, नरगिस मुझे एक बात तो बता, क्या शुएब भाई तुझे पसंद नहीं थे? उसने कहा, कैसी बातें कर रही है? मैंने कहा, कल तूने जो हरकत की है, शुएब भाई कितने परेशान थे, मुझे समझ नहीं आया तू क्या कर रही है। नरगिस बहुत हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। वो कह रही, तू क्या बातें कर रही है, तू कब की बात कर रही है? मैंने कहा, कल तेरी मेहंदी थी, अपने हाथ देख, तेरी रस्म हुई कहाँ है? उसने कहा, क्या कल मेरी मेहंदी की रस्म नहीं हुई? मैं खुद देख के हैरान थी कि नरगिस कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा, यार तू क्या कर रही है, कल तूने मुझे धक्का दिया था। उसने कहा, मैंने तुझे कब धक्का दिया? तू क्या पागल वाली बात कर रही है रजिया, मैं तुझे कैसे धक्का दे सकती हूँ, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसके चेहरे के तासुरात देख के हैरान थी। फिर मुझे लगा शायद सच में इसको दोहरा ही पड़ गया था या इसे भूलने की बीमारी हो गई है। बहरहाल मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया और कहा, चल यार आप थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं खेतों में। वैसे भी सायरा ने कहा था कि जब तुम खेतों में जाओ तो मुझे भी साथ ले लेना। नरगिस ने कहा, चल ठीक है, अच्छा है, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। मैंने आंटी से इजाज़त ली और नरगिस को लेके सायरा की तरफ गई। फिर हमने सायरा को पिक करते हुए हम लोग खेत की तरफ चले गए। खेत में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा था अमरूद का। अमरूद बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे। हम लोग अमरूद तोड़ने के लिए अमरूद के पास खड़े हो गए और उसके बाद हम लोगों ने कंकरियाँ मारना शुरू की कि अमरूद किस तरह टूट जाए। फिर हमको एक छोटी मिल गई और हम दोनों सहेलियाँ अमरूद खाने में इस तरह बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि नरगिस कहाँ चली गई है। फिर जब शाम ढलने लगी तो ख्याल आया, जब यहाँ वहाँ देखा तो नरगिस नहीं दिख रही थी। नरगिस को ढूंढना शुरू किया। उसी गांव में एक आम का दरख्त लगा था जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना था। हमने जब देखा तो वो नहीं दिखी, लेकिन फिर मुझे शक पड़ा कि शायद वो उस दरख्त के पीछे खड़ी है। मैं सायरा के साथ उस दरख्त के पीछे गई तो सुना वो किसी से बातें कर रही है और कह रही है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं कैसे शुएब से शादी कर सकती हूँ, तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, कहीं ज़्यादा अच्छे जवान हो, सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। मैं ये सुनकर आग बगोला हो गई कि ये दूसरा मर्द कौन है जिसके बारे में आज तक इसने हमें बताया भी नहीं। शुएब भाई तो इतना प्यार करते हैं और ये भी हमेशा से इजहार करती रही कि ये शुएब भाई से ही प्यार करती है, तो आज ये किस तरह से किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है। मैंने जोर से चीखा, नरगिस, और मैं उस दरख्त के पीछे चली गई। देखा तो उधर कोई नहीं था। फिर मैंने यहाँ वहाँ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर मैंने दरख्त के ऊपर देखा कि शायद वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया हो लड़का, लेकिन वो मुझे वहाँ पर भी नहीं दिखा। मैंने नरगिस को बोला, ये दूसरा बंदा कौन था, ये कौन सा लड़का है जिससे तू अपने प्यार का इजहार कर रही थी। नरगिस मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागलों की तरह कोई हरकत कर रही हूँ या पागलों वाली कोई बातें कर रही हूँ। नरगिस ने कहा, तू क्या बात कर रही है रजिया? सारा ने कहा, जो वो बात कर रही है वो सही तो बात कर रही है, मैंने खुद अपने कान से सुना है। यार नरगिस बता ना, तू किससे बात कर रही थी? उसने कहा, मैं तो यहाँ खड़ी थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो आम लगे हुए थे, आम देख रही थी। अब हम लोग हैरान इस बात पे थे कि वहां पे कोई शख्स नहीं था और वो हमसे इस तरह मुखातिब थे जैसे हम पागलों वाली बात कर रहे हैं। और हमको भी ऐसा लगा कि शायद हमको वहम तो नहीं हुआ। हमने कहा, अच्छा चल ठीक है, मसला नहीं, घर चलते हैं। हमने पहले उसको ड्रॉप करने का इरादा किया और हमने उसके घर में जाकर उसको छोड़ दिया। फिर मैं सायरा के घर जब जा रही थी तो मैंने कहा, सायरा, शायद मुझे मुगालता हो सकता है कि मैंने आवाज़ सुनी हो, तुझे भी मुगालता हुआ क्या?
क्या तूने भी आवाज़ नहीं सुनी? उसने कहा मैंने भी क्लियर आवाज़ सुनी थी जिस तरह तूने क्लियर आवाज़ सुनी थी। वो किसी से बात कर रही थी, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे कोई नहीं था? फिर उन दोनों ने कहा कि यार छोड़, इस बात पे मट्टी डालो, अल्लाह का शुक्र है अब हमारी सहेली ठीक है और आगे क्या होता है वो देखते हैं। दिन गुजर रहे थे। इस बात को अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। हस्बे मामूल नरगिस बिल्कुल ठीक थी, घूम रही थी, फिर रही थी, बातें कर रही थी, बहुत खुश थी। उसके चाचा ने एक दिन उसके घर में देखा आके कि नरगिस बिल्कुल ठीक है, तो वालिद को कहा कि अब अगर नरगिस तुम्हें लगता है ठीक है तो फिर हम शादी की रस्म शुरू कर देते हैं। मेहंदी को छोड़ो यार, सीधा सीधा निकाह करते हैं और सादगी से करेंगे, 4 लोगों के साथ निकाह कर लेते हैं और मैं बेटी घर ले जाता हूँ। क्यों धूम धड़का करना? जब हम वलीमा करेंगे तो शानदार तरीके से करेंगे, इस तरह तुम पे कोई लोड भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी माली हालत भी इतनी ठीक नहीं है। उसके छोटे भाई ने कहा भाईजान जैसा आप कहें, मैं आपकी खुशी में रजामंद हूँ। मेरी एक ही बेटी है और मैं जानता हूँ कि बचपन से शोएब के साथ उसकी मंगनी हुई है और वो शोएब को पसंद भी करती है। उसने ये बात अपनी माँ को 1000 दफ़ा कही है। उसने कहा फिर देर किस बात की, मैं कल ही जो है निकाह की तैयारी करता हूँ और अपने बेटे को लेके तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। वो दिन आन पाया। नरगिस लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में मेहंदी और वो लाल जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। सारा भी बार बार मुझे बोल रही थी कि हमारी सहेली कितनी खूबसूरत है। और जब शोएब भाई आए तो उन्होंने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वो इतने हैंडसम और इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हम लोग बार बार देख के बोल रहे थे माशाल्लाह, इन दोनों की जोड़ी तो अल्लाह ने बनाई है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। शोएब भाई जब आए तो उनका बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरत तरीके से वेलकम किया गया। जब वो नरगिस के पास आके बैठे तो मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने कहा नरगिस को कि क्या तुम्हें शोएब अपने निकाह में कबूल है? जैसे मौलवी साहब के ये अल्फाज उनके मुंह से निकले, नरगिस ने मौलवी साहब का गिरबान पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा के फेंक दिया। ये चीज़ शोएब देख के बहुत हैरान हुआ। शोएब उठ गया अपनी जगह से, कहा ये क्या बदतमीजी है? पिछली दफा भी देखा था तुम्हें, तुम्हारी बदतमीजी हद से गुजर रही है। नरगिस ने शोएब की तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ शोएब के मुंह पे लगा दिया। शोएब घूम के स्टेज से नीचे गिरा। जैसे कोई बड़ा आदमी किसी छोटे बच्चे को जोर से थप्पड़ मारे तो छोटा बच्चा हवा में उड़ता हुआ किस तरह गिरता है, शोएब वैसे ही गिरा जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी के थप्पड़ खाने से गिर रहा होता है। और उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तुझसे नफरत है, दफा हो जाए यहाँ से। इस वक्त वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम सब देख के हैरान थे कि ये क्या चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नरगिस के पास जाए, हत्ता कि उसके वालिद और वालिदा भी सहमे हुए खड़े थे। नरगिस चीख चीख के बोल रही थी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मौलवी की तरफ बोल रही थी कि दफ़ा हो जाओ, दोबारा अगर तू मेरे सामने आया तो तेरे टुकड़े कर दूंगी। वो इतनी भयानक लग रही थी कि हमें उसे डर लग रहा था। शोएब के वालिद ने मेहंदी में भी कैमरामैन को बुलाया था और शादी पे भी कैमरामैन दूर से वीडियो बना रहा था। उसने कैमरामैन को अपनी चप्पल उतारी और जोर से उसके मुंह पे दे मारी और बोला दफा हो जाए यहाँ से। शोएब के वालिद ने कहा ठीक है बेटा, आराम से, कुछ नहीं हुआ, आराम से। वो समझ चुके थे कि इसको दौरा पड़ चुका है। उन्होंने कहा बेटा घर की बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 4 रिश्तेदार जो साथ आए थे उन्होंने उनको साथ लिया और अपने भाई को बोला कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम अभी चले जाते हैं, हम फिर आएंगे। शोएब बहुत गुस्से में था, अपने वालिद को देख रहा था और कह रहा था ये क्या मजाक चल रहा है। उसके वालिद ने बड़े गुस्से से शोएब को देखा और कहा कि बस, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है और चलो मेरे साथ। वो मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, शायद बीमार है, मसला नहीं, हम बच्ची का इलाज करवाएंगे। बड़े ही समझदारी से वो रिश्तेदारों को लेके घर से निकल गया। हम सब परेशान थे। शोएब के वालिद ने कहा कि आप लोग भी हमारे साथ चलें और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी उनके पीछे हो लिए।
ये दिन भी इस तरह गुजर गया, कोई रस्म नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं इम्तिहानों में बिजी हो गई। इस बात को 2 महीने गुजर गए। 2 महीने के बाद जब एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुए और मैं एग्ज़ाम से फारिग हुई तो मैं उससे मिलने चले गई। मैंने फिर उससे वही सवाल किया और उसने वैसे ही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, ये कब हुआ। ये बात मेरी वालदा भी मुझे 2-3 दफ़ा बोल चुकी है, मुझे तो नहीं पता। उसकी वालदा ने मुझे इशारा किया कि इसे कुछ नहीं पता, इसको छोड़ दो, जाने दो। फिर उसकी वालदा हमारे पास आई और कहा, मुझे तो समझ नहीं आती बेटा कि इसके साथ होता क्या है। अचानक से जब रस्म होती है तो ये भुखला जाती है। इससे अकेले में ले जाके पूछो तो क्या ये किसी और को पसंद करती है, या कोई मसला है तो हमें बताए, हम उस मसले को हल करेंगे। या शोएब इसे पसंद नहीं है, या शोएब और इसकी कहीं लड़ाई हुई है किसी बात पे, तो हमें बताओ, हम मसले को हल करेंगे। मुझे तो लग रहा है ये हमसे कुछ छुपा रही है या शोएब हमसे कुछ छुपा रहा है। अब परेशानी का आलम बढ़ रहा था। उसकी माँ ने कहा कि इसे खेतों में ले जाओ खुली हवा में और अच्छे से बात करो। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं और सायरा उस दिन आंटी के साथ ही थे। हमने आंटी की इजाज़त फिर से ली और नरगिस को लेके हम लोग खेतों की तरफ चले गए। खेतों में जाने के बाद हम लोग उससे बार बार पूछते रहे। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे शोएब भाई पसंद नहीं है, क्या तुझे उनसे प्यार नहीं है, तो मुझे बता दे, मैं तेरी दोस्त हूँ। अच्छा देख, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, ये बात हम दोनों के बीच में रहेंगी। क्या तुझे शोएब भाई पसंद नहीं? ने कहा शोएब मेरा पहला प्यार है, बचपन से मैं उससे प्यार करती हूँ, तू कैसी बातें कर रही है। तो मैंने कहा नरगिस, फिर उस दिन तूने शोएब भाई को थप्पड़ मारा सबके सामने, क्या तुझे इस बात का एहसास नहीं कि वो तेरे होने वाला शोहर है? वो मैं इतना विस्तार देख रही थी फिर से, जैसे मैं कोई अनोखी बात कर रही हूँ या मैं उसे कुछ झूठ बोल रही हूँ। मैं फिर जूं कि तू उसको देखती रही और उसने फिर वही जवाब दिया कि ये कब हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कहा ठीक है। आज मैं जानबूझ के उसको अमरूद के दर के पास ले गई। हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था। हम लोग अमरूद तोड़ने लगे और देखा वो आहिस्ता आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए उस आम के दरख्त के पास चली गई। हम लोग देख रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसा शो कर रहे थे जिस तरह हमें कुछ पता नहीं चल रहा और हम लोग अमरूद खाने में बहुत बिजी हैं। जब 15 से 20 मिनट गुजर गए तो हम आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव से वहां गए तो देखा फिर वो किसी से बातें कर रही है। उसका नाम रेहान था। वो कह रही थी कि रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। मैंने फिर से वही हरकत की और जोर से चीखते हुए दरख्त के पीछे चले गई। फिर वही मंजर था कि वहां पे कोई नहीं था। जब पूछा तो फिर उसका वही मुंह कि तू क्या बातें कर रही है, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं फिर खामोश हो गई और फिर मैंने सोचा कि फिर कभी सही। अब हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कोई बीमारी है या क्या है। मुझे लगा कि शायद इसे ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि ये खुद से बातें करती है या अपने ख्यालों में किसी को सोचती है या अपने ख्यालों में इसने कोई शख्स बना रखा है जिससे ये प्यार करने लगी है या इसके ऊपर कोई साया है। ये सब सोचते सोचते रास्ते में मैं उसके साथ आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं किया। एक दिन मैं सुबह सवेरे उसके घर गई तो उसकी अम्मी से पूछा तो उसकी अम्मी ने कहा कि वो अभी लेटी है, पता नहीं सो रही है या लेटी है, जाके तुम देख लो कमरे में। कमरे से बाहर नहीं आई। मैं जब कमरे के पास पहुंची तो देखा वो किसी से बातें कर रही थी। मैं खामोशी से सरगोशी से सुनने लगी कि वो क्या बातें कर रही है। फिर वो यही बात कर रही थी कि रेहान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं वादा कर रही हूँ ना, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो फिर मैंने आगे से रेहान की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था कि देखा मैंने किस तरह से उस दिन मेहंदी में भी उस लड़के को भगा दिया और शादी के दिन भी मैंने कैसा हंगामा किया। अब शोएब इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, देखा वो बिस्तर पे कंबल ओढ़े अकेले ही बातें कर रही थी, सामने कोई नहीं था। मुझे लगा इसको शायद वो बीमारी हो गई है जिसमें बंदा अपने ख्यालों में बातें करता है
और फिर मैंने दरवाजे को नॉक किया और कहा, मोहतरमा मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा किससे बातचीत हो रही थी? उसने कहा किसी से भी नहीं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा और सुनाओ, तबीयत कैसी है? मिलती नहीं है। यहाँ वहाँ की बातें की और मैं अपने घर चले गई। उस दिन मेरे घर में उसकी मेहंदी की और शादी की वीडियो आई हुई थी। जो बंदा वीडियो बना रहा था वो मेरा कज़न लगता था। जब उनकी वीडियो तैयार हुई तो मैंने उसको कहा सबसे पहले मुझे ला के दिखाना, क्योंकि वीडियो अनकम्प्लीट थी, घर वालों तक पहुंची नहीं थी। तो उस कज़न ने मुझे वो वीडियो दे दी। मैंने सारे को बुलाया और अब मैं अपने कंप्यूटर में वो वीडियो देख रही थी। मैंने जब मेहंदी की वीडियो लगाई तो देखा जिस वक्त कैमरा सारा की तरफ गया तो सारा वहाँ पे थी ही नहीं। कोई खौफनाक चेहरा जिसको देख के हमें डर लग रहा था। वो कह रहा था कि मैं मार डालूंगी और दफ़ा हो जाओ। और जिसने मुझे धक्का दिया वो भी वो खौफनाक चेहरे वाला ही था। उस वीडियो में कहीं नरगिस नहीं दिखी। मैं डर गई थी। फिर हम लोगों ने सीडी चेंज की और शादी वाली सीडी लगाई। उसमें भी नरगिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन वो खौफनाक चेहरे वाला हमको दिख रहा था, जो बहुत ही खौफनाक था, जैसे कोई जिन हो या देव या जिनों का सरदार, लेकिन बहुत ही खतरनाक था। उसको देख के डर लग रहा था। हम लोगों ने वीडियो बंद कर दी। मैंने अपने वालिद का इंतज़ार किया। जब मेरे वालिद आए तो मैंने सारा किस्सा बताया उन्हें और फिर वो वीडियोस दिखाई। वो सारा माजरा समझ चुके थे। अब उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है जो जिन भूत भगाता है, मैं उससे बात करता हूँ। वो करीबी गांव में रहता है। बहरहाल वो उस बंदे को अपने साथ ले आए और नरगिस के वालिद से सारी बात की और हमसे सारा माजरा पूछा। तो फिर मैंने बताया कि आम के दरख्त के पास ये सारा सिलसिला होता है। वो नरगिस को बताए बगैर उस मौलवी साहब को लेके और नरगिस के वालिद को लेके वहाँ पहुँच गए। मौलवी साहब कुछ पढ़ते रहे और थोड़ी ही देर बाद दरख्त की कुछ टहनियों में आग लग गई। मौलवी साहब ने बताया कि वो जिनों का देव था, अब वो भाग गया है। जब मैंने उस दरख्त को आग लगाई तो अब वो नहीं आएगा और इनका निकाह मैं ही पढ़ाऊंगा। उसी शाम को उन्होंने शुएब का और नरगिस का निकाह पढ़ाया। आज नरगिस बिल्कुल मासूमियत से बैठी हुई थी। बड़े ही प्यार से रेहान को देख रही थी। बड़े ही प्यार से उसने रेहान को अपने निकाह में कबूल किया और शुएब को अपने निकाह में कबूल किया और शुएब ने नरगिस को अपने निकाह में कबूल किया। उसके बाद वो आराम से रहने लगे। मौलवी साहब ने उन्हें कहा था कि शादी के हर 2 हफ्ते के बाद वो उससे मिलें। ये इलाज 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने के बाद मौलवी साहब ने शुएब को कहा कि अब तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है और अब इस पे कोई भी जिन हाजिर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आज वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। उनके 3 बच्चे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आज एक डॉक्टर बन चुकी हूँ और दुबई में रहती हूँ। वो आज भी उसी गांव में रहते हैं। मैं जब भी जाती हूँ अपने शौहर के साथ तो अपनी सहेली से ज़रूर मिलती हूँ। बहरहाल फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करना भूलिएगा और मेरी स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने भाई वहीद को इजाज़त दें। Until next story. Allah Hafiz.